तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे. Hello and welcome back in my new YouTube channel which is named as Sasam Twilight. I am going to analyze the poem of Robert Frost which is named as Fire and Ice. Here the fire is referred as he is just like as he is a human being and ice is too in that form. It is the best poem of Robert Frost. He had written this poem in 1920. That's why he was known as four-time Pulitzer Award winner. And we are going to analyze this poem line by line, one by one, and it is also true that nowadays I am going to analyze the poem of Robert Frost line by line in Hindi. Okay, and after it we will discuss about it poetic theme, rhythm or rhyming schemes, and the things which has been used in this poetry. Okay, let's analyze this poem one by one and line by line in Hindi with Sumit Kumar Goswami. And if you are new to my YouTube channel, then please like, share, and subscribe. For it, I will be also very grateful to you. Let's come and analyze this poem line by line and one by one. Here, come. Here is the poet is saying. The poet is saying that यहाँ पे जो कवि महोदय हैं वो कहते हैं someday the world will end in fire. ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा विश्व है, पूरी जो पृथ्वी है, वह आग से झुलस के खत्म हो जाएगी. Someday in ice. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है वह बर्फ होके खत्म हो जाएगी. इसका तात्पर्य हमें यह निकलता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह इतनी गर्म हो जाएगी, इतने तापमान को यह सहन नहीं कर पाएगी और यहाँ पे किसी भी जीवन का कोई भी नामो निशान न रह पाएगा. और इस कारण से ये जो हमारी पृथ्वी है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी. और दूसरा कहता है someday in ice. और यहाँ पे ऐसी बात है कि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि वो कहते हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है एक दिन इतने ठंड से प्रभावित हो जाएगी कि इसका तापमान न्यूनतम से न्यूनतम चला जाएगा और पूरा ठंड होके बर्फ होके जम जाएगा. और उसके बाद से बर्फ में किसी भी तरह का जीवन यापन संभव नहीं हो पाएगा और बर्फ बनते बनते ये जो पृथ्वी है यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी. और इसके थर्ड स्टैंजा में कहती हैं For what I have tasted of desire. ये जो कवि हैं ये हमें बताने की कोशिश करते हैं. उन्होंने एक और चीज को कंपेयर किया है यहाँ पे फायर से. और फायर से वो जो कंपेयर करने का तरीका है, ये फायर को इन्होंने कंपेयर किया है किससे? डिजायर से, है ना. फायर इज हियर कंपेयर्ड टू डिजायर, है ना. फायर को यहाँ से डिजायर से कंपेयर किया है क्योंकि इन्होंने यह ऐसी तुलनात्मक रवैये को अपनाते हुए इनके मानने के अनुसार जो भी इच्छाएं होती हैं किसी भी मनुष्य की, वह अत्यंत बढ़ती चली जाती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति या फिर पूरा मानव समाज या फिर पूरी ह्यूमन प्रजाति जो जितने भी होंगे सारे लोग अपने अपने फायदे के लिए दूसरों का खून चूसना शुरू कर देंगे. और इस तरह से वह जो गर्मी है वह बहुत बढ़ती चली जाएगी
और वो जो भूख है अपनी इच्छा को पूर्ति करने का वो बहुत ही लालची होते चली जाएगी। और इस कारण से आपस में लोग कट कट के मर जाएंगे और इस तरह पूरा विश्व अपने मूल प्रभाव से वंचित होके अपने विनाश की ओर कारगर हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा कहता है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये जो इच्छाएं हैं, है ना, जो इच्छाओं के लोगों के साथ में खड़े होते हैं, और वो कौन है? वह है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं तो वही कवि जिन्होंने 4 बार पुलित्जर अवार्ड को लाया है, उन्होंने पुलित्जर अवार्ड जीता है। और ये कहते हैं कि ये उन्हीं के साथ खड़े हैं जो फायर यानी कि अपनी अंदर इच्छाएं रखते हैं, किसी भी चीज को करने के दृढ़ संकल्पी होते हैं। ठीक है, ये 4 लाइन हम लोगों ने देखा। अब 4 लाइन का हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर ले। इसका राइमिंग स्कीम इसका हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ इसके जो 5 लाइन है, यानी कि ये जो टोटल कविता है ये 9 लाइनों में लिखी है ना। और इसमें हम जा रहे हैं कंपेयर करने के लिए इनकी राइमिंग स्कीम। ठीक है, और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि फायर को कंपेयर किससे किया है? डिजायर से। तो यह फायर जो है एक तरह से मानवीकरण अलंकार है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती हैं, अगर उनका प्रयोग एज ए लिविंग थिंग होता है तो उसमें जो पर्सोनिफिकेशन ही होता है, अगर कोई वर्ड नहीं होता है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं ये क्या है। इसका जो रिदम स्कीम हो गया, ये ए हो गया, ए से अगर मानते हैं तो ये जो आई है इसे हम बी ही मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो फायर है और ये डिजायर है, तो ये फायर और डिजायर एक तरह का अंतर दिखाता है, और लास्ट का जो साउंड है वह बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको ए मानेंगे। और इसे हम ये जो आइस है और ये जो फायर है ये तो अलग हो गया ना, लेकिन ये जो फायर है ये डिजायर है, तो ये भी जो फायर है तो इसको हम ए ही मानेंगे। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, है ना। इसमें पोएटिक डिवाइस पहले लाइन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले लाइन में आप लोग सम से देख रहे हैं, है ना, सम से, और यहाँ पे दूसरे लाइन में भी है सम से। यहाँ पे द रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सिलेबल का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे हम एनाफोरा यूज करेंगे। इसका 1 नंबर तो हो गया आपको पर्सोनिफिकेशन, है ना, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये जो होल पृथ्वी है ऐसे लगता है जैसे कि यह पूर्ण रूप से किसी मनुष्य के कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और सेकंड पोएटिक डिवाइस अगर देखते हैं तो सेकंड पोएटिक डिवाइस में हमको एनाफोरा नजर आता है। एनाफोरा, है ना, एनाफोरा नजर आता है क्योंकि कुछ जो वर्ड्स है 2 बार रिपीटेड हुए हैं, यानी कि 2 बार दोहराए गए हैं। और इसमें एक थर्ड पॉइंट आता है आपको, है ना, थर्ड पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आता है आपको डब्लू साउंड, है ना, वर्ल्ड विल। यहाँ पे वर्ल्ड विल यानी कि डब्लू का साउंड जो आता है ना, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए इसमें हम क्या हो जाता है, ये अलिट्रेशन का बोध होता है ना। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था अलिट्रेशन क्या होता है। द रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सिलेबल इज नोन एज अलिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अलिट्रेशन का भाग पाया है। इसमें चौथा हम पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे।
तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओ साउंड, ये थर्ड है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्ड। यहाँ पे ये साउंड और ये एस साउंड को रिपीट किया गया है, तो ये एक तरह से अलिट्रेशन ही में आ जाएगा। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फैट, इसमें आप देखेंगे होल्ड में, दोज में, हु में, फेवर में ओ साउंड का रिपीटेशन किया गया है। तो ओ साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन होता है, यानी कि ओ क्या होता है, एक वॉवेल साउंड होता है ना। तो ओ साउंड से वॉवेल साउंड है, इसलिए हम इसको एसोनेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये तो 4 लाइनों में हमने देख लिया है ना। अब हम लोग निश्चित रूप से बढ़ते हैं अपने 5वें लाइन की तरफ। आइए हमारे साथ। इसमें कहता है इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, है ना। ये जो इट है, ये जो इट है, यानी कि इट का जो ये संबंध है, ये जो संबंध है ना, ये पूरी पृथ्वी से बता रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड से बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरी पृथ्वी को पेरिश ट्वाइस मतलब क्या, दोबारा विनाश करने का मौका दे दिया जाए। अगर दोबारा अगर विनाश होता है, ये मतलब एक बार तो विनाश हो चुका है, एक बार गर्मी से, ठीक है, एक बार ठंड से, अगर दोबारा इसको इसका विनाश होता है अगर पृथ्वी का, तो ये जो कवि महोदय है वो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना। तो उनको जहाँ तक पता है, यानी कि जो पोएट है उनको पता है जहाँ तक कि यह बहुत ही बड़ा चीज एक हेट होता है। हेट में क्या होता है, घृणा, एक दूसरे से जलन की भावना या ईर्ष्या रखना। ठीक है, और इस तरह से वह कहते हैं कि मैं एक और कारण जानता हूँ जो एक हेट भी है ना। और टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और यहाँ पे जो हेट का है ना, ये जो वर्ग से भी बहुत ही कठोर होता है, क्या, घृणा। आप एक या किसी और से, हर व्यक्ति, कोई भी अछूता नहीं है जो किसी व्यक्ति से जलता ना हो। वो आपसे भी जलेंगे, हमसे भी जलेंगे, और जितने भी मनुष्य प्रजाति है उन सबसे वो जलन का भाव रखते ही हैं। और ये जलन का भाव इतना आगे बढ़ जाता है कि आगे जाके किसी भी रूप में सफर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और इस समय में मार काट के अलावे कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। और उस तरह के रास्ते को हटाने के लिए इन्होंने एक घृणा का भी सहारा लिया है, जो कि कंपेयर किया है किससे, आइस से, डिस्ट्रक्शन आइस, है ना। इट्स ऑल्सो ग्रेट, है ना। यानी कि ये जो हेट है, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में फायर का ये किया था इन्होंने डिजायर से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आइस से कर दिया है, किससे, हेट से, है ना। और दोनों ही आप देखते हैं, फायर को भी देखा जा सकता है, आइस को भी देखा जा सकता है, लेकिन ये जो डिजायर है, जो इच्छा है, उसे कभी नहीं देखा नहीं जा सकता। और ना ही इस घृणा का जो भाव होता है उसे केवल महसूस किया जा सकता है ना, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। और इस कारण से ये जो हेट है, ये आइस से संबंध इसका बना दिया गया है। और जब इस तरह का जब हम लोग उपमा देते हैं, यानी कि उपमा मीन्स क्या, हम लोग किसी की, है ना, रूप को किसी अलग रूप में हम लोग को की जब व्याख्या होती है, तो ऐसे चीजों को हम लोग 5वें नंबर पे क्या बोलते हैं, मेटाफर कहते हैं, है ना। मेटाफर का हिंदी में अर्थ होता है रूपक अलंकार। ये जो रूपक अलंकार है, इन्होंने यहाँ पे आइस को हेट से और फायर को डिजायर से उपमाएं दी हैं, यानी कि उनका रूप बदल दिया है, यानी कि उनको एक नया रूप दिया है। तो इस कारण से रूप बदलने की जो भी विधि होती है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। वैसे रूपक अलंकार, द कंपैरिजन बिटवीन द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑन ऑल पॉइंट्स मीन्स
बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी चिन्ह हैं उनके ऊपर अगर किसी भी दो भिन्न भिन्न चीजों का प्रयोग होता है तो उसे हम उपमा अलंकार रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे उन्होंने आइस का रूप दे दिया है हेड से और डिजायर और फायर का दे दिया है डिजायर से, है ना। इट्स ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, है ना। एंड वुड सफाइस का मतलब क्या है, और यह भी बहुत है क्या कहते हैं उसे, प्रयुक्त है ना, बहुत अधिक है। एंड वुड सफाइस का मतलब क्या, सफिशिएंटली इंग्लिश में, है ना। ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत प्रचुर है, इसको बहुत अधिक है कि पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन इससे भी हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बातें करते हैं। इसके पोएटिक डिवाइस में अगर हम लेते हैं तो इसे आपने बी माना था ना, आई से यहाँ पे ट्वाइस है तो इसे आप बी ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप सी कर सकते हैं इसे, ठीक है। ट्वाइस है और ये बी है, इसे आप बी ले लीजिए, ठीक है। और ये आपको हेट और गेट ये क्या हो जाता है, सी, है ना। और सफाइस और ये आइस, इसको आप बी मान लें, ठीक है। तो इनका हम अगर राइमिंग स्कीम देखते हैं, राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं इनका कैसे बन के आ रहा है ना। राइमिंग स्कीम इनका बन के आ रहा है ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, सी बी, है ना। तो ये इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी, ए बी, सी बी बन के आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। इसमें एक और पोएटिक डिवाइस है जिसको हम एंजाइनमेंट कहते हैं। छठा हम पोएटिक डिवाइस देखने जा रहे हैं जिसको हम एंजाइनमेंट कहते हैं। एंजाइनमेंट का अर्थ होता है ना, आप लोगों ने इसमें जितने भी तरह के पोएट्री डिवाइसेस देखे इनमें जो एंजाइनमेंट होता है वो कुछ अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें हम देख रहे हैं कि ये जो भी फायर है और ये जो आइस है, तो यहाँ पे लास्ट में हम किसी भी तरह का ना कॉमा दिया गया है ना फुल स्टॉप दिया गया है। तो ये जो पूरा वर्ड जो है एक सेंटेंस के रूप में बन के आया है, और ये जो पूरा सेंटेंस है इसके लास्ट में आइस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंजाइनमेंट का प्रयोग हुआ है। और फिर ये सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, तो ये आप देख लीजिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर से लेके ये जो फायर है यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आया है। तो ये एंजाइनमेंट का बहुत अनोखा और उचित उदाहरण प्रस्तुत होता है ना। और इसी तरह से अगर हम इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक कॉमा दिया गया है ट्वाइस के बाद, यानी कि कॉमा का मतलब क्या होता है, उसके बाद भी कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड्स है आगे बढ़ के आई, बट इट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यहाँ पे भी कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इट ऑल्सो ब्रेक एंड वुड सफाइस। और ये लास्ट में जाके क्या किया है कि एक तरह से फुल स्टॉप दे दिया है। तो ये यहाँ पे ये जो लाइन आती है और ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है और जो लाइन बन के ये यहाँ पे आती है, और इसका जो एंड होता है ना, ये लास्ट लाइन में फुल स्टॉप के सहारे हो जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है एंजाइनमेंट का, है ना। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया। इतने सारे मैंने पोएटिक डिवाइसेस इस चैप्टर में बताएं, और अगर आप लोगों को पसंद आए इस चैप्टर के बारे में तो इस चैप्टर के बारे में
किसी भी तरह का कमेंट हो, किसी भी तरह की बातें हो, किसी भी तरह के तर्क हों आपके, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं कि मैं आगे उन्हें अच्छी तरह से सुधार सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने ये सब सीखा, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सासम टूलाइट की तरफ से और सुमित कुमार गोस्वामी की तरफ से। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा।